अभी अपन सेकेंड चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये चैप्टर सीएस में तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, जूरिस्प्रूडेंस में, प्रैक्टिकलिटी में तुमको बहुत काम आएगा फ्यूचर में। ठीक है, थर्ड तुम्हारे जो प्रैक्टिकल तुम अब क्या परस्यू करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग भी, मतलब बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है। तुम्हारी जो डे टू डे लाइफ है या सीएस से रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड, तो इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। तो हमने क्या पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पढ़ा था हमने? फर्स्ट चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था ना। कितनी बार हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा? बार बार कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा था। किस चीज में पढ़ा था अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन? ग्रैंड नॉर्म था। वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या था हमारा? ग्रैंड नॉर्म, प्योर नॉर्म, है ना, जिससे सारे लॉज निकलते हैं, है ना। सॉवरेन, है ना, कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं हो सकता। सारे लॉज बेसिकली अपना जो रूट सोर्स है उनका क्या है? मोस्टली क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन आप देख लो, जितने भी लॉज है उनका बेसिक सोर्स वो मतलब वो पैरेलल होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के, कन्फ्लिक्टिंग नहीं होने चाहिए, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम्हारे जो सारे राइट्स हैं, जो सारे लॉज हैं, सब कहाँ से निकल रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अपन को कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक चीज पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? पता होना चाहिए ना। आज हम सीएस कर रहे हैं, सीएस में मोस्टली क्या है? लॉ है। सीएस इज ऑल अबाउट लॉ। अब तुम सीएस क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? कोई रीजन तो होगा ना सीएस करने का, कि किसी ने बोला कि चलो भाई सीएस करते हैं, मेरा दोस्त सीएस कर रहा है, चलो सीएस कर लेते हैं। किसी नेबर ने आके बोल दिया अरे सीएस अच्छा कोर्स है, थ्योरी अच्छी लगती है इसलिए सीएस कर रहे हो। अरे चलो वो तो ठीक है, थ्योरी अच्छी लगती है, पर सोचा तो होगा ना अभी फ्यूचर में ये करना है इसलिए सीएस करेंगे। हाँ, क्या सोचा? अच्छा, अब तुमने क्या सोचा? तुमने क्यों सीएस किया? कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो उसके लिए ना जितना हो सके कंपनी के बारे में जानने के लिए ना सीएस से चल रहा है, तो साथ में सीए में भी चल रहा है, तो जितना ज्यादा कंपनी के बारे में। अच्छा, तुम दोनों कर रहे हो? सीएस सीए में दोनों कर रहे हो? अच्छा, तुम भी दोनों कर रहे हो? सीएस कर रहे हो, ठीक है। देखो सीएस बेसिकली क्या करोगे? या तो प्रैक्टिस करोगे या जॉब करोगे, है ना। प्रैक्टिस करोगे या तो एक अपना ऑफिस खोल के जो ये काम है, या फिर या तो क्या करोगे? लॉ करके एनसीएलटी या इधर जाओगे, है ना, उसके लिए। ठीक है, तो सीएस इज ऑल वी नो इज ऑल लॉ। सब कुछ मोस्टली सीएस में टॉपिक्स क्या है? सारे लॉ रिलेटेड टॉपिक्स हैं, है ना। टैक्स तो शायद अभी आया है एग्जीक्यूटिव में, पहले तो टैक्स सीधा फाइनल में आता था ना, एडवांस टैक्स है, और अभी एमसीक्यूज है, राइट, अभी एमसीक्यूज है, ठीक है। तो लॉ है, लॉ कहाँ से निकल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमारे लिए समझ गए ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सीएस के प्रोस्पेक्ट से, आगे के प्रोस्पेक्ट से भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई भी जो लॉ होता है ना, उसका सबसे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल पढ़ रखा है ना, हर क्लास में पढ़ाया है प्रिएम्बल। तुम्हारी जो डायरीज भी होती है स्कूल में प्रिएम्बल लिखा हुआ होता है ना। चलो, बचपन से पढ़ रखा है, क्लास में भी पढ़ रखा है, टीचर्स ने समझाया भी है, मीनिंग पूरा आता होगा प्रिएम्बल का, आता है ना। चलो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। चलो, sovereign का मतलब बताओ क्या होता है? सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सुप्रीम, बस सुप्रीम। ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डाला गया है? हम इंडिया को ऐसा बनाना चाहते हैं। हम इंडिया को कैसा बनाना चाहते हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सिक्योर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
वर्ड क्यों डाला गया है? सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम, राइट, सबसे ऊपर, इंडिपेंडेंट, राइट, ये मीनिंग होता है। बट इसमें वर्ड क्यों डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? सॉवरेन वर्ड क्यों डाला गया है? कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, अच्छा, और रीजन? कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, देखो लाइन क्या है, वी सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम इंडिया को ऐसा चाहते हैं, सॉवरेन चाहते हैं, इंडिया को सॉवरेन चाहते हैं, सबसे ऊपर चाहते हैं, इंडिपेंडेंट चाहते हैं। क्यों डाला गया है? ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसलिए डाला गया है क्योंकि इंडिया में किसका राज था शुरू से? इंडिया किसी ना किसी का राज चलता रहा है शुरू से। पहले मुगल्स का राज था, फिर ब्रिटिशर्स आए, है ना, तो शुरू से किसी ना किसी के अंडर रहा है इंडिया, ठीक है। तो अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जिसने B.R. अम्बेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने ड्राफ्ट किया, तो बोला इंडिया हमेशा किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में रहा है, तो अब हमको चाहिए कि इंडिया सॉवरेन हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, हमको किसी का भी राज नहीं चाहिए, हमको किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, ठीक है। कितनी भी पावरफुल कंट्री क्यों नहीं हो, अमेरिका क्यों नहीं हो, कुछ भी हो, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहेंगे, सारे रूल्स रेगुलेशन जो हमारी कंट्री पे एप्लीकेबल होंगे वो हम डिसाइड करेंगे। कोई भी बाहर की कंट्री आके हमें नहीं बताएगी कि हमको क्या करना है, हमको क्या नहीं करना है, हमारे लोगों के लिए क्या बेनिफिशियल है, हमारे लोगों के लिए क्या बेनिफिशियल नहीं है। इसलिए सॉवरेन वर्ड लिखा गया, ठीक है। अब जैसे जब इंग्लैंड का राज था अपने यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 सुना है, हुआ था। अब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया का क्या काम? कोई काम नहीं था। पर वहां के क्या किए? इंग्लैंड गई तो वो अपने सोल्जर्स नहीं लेके गए। सोल्जर्स कहाँ से लेके गई? इंडिया से, है ना। तो कितनी बुरी तरीके से हमारे रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज कितनी बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुए ना। तो ये रीजन था कि हमने डिसाइड किया कि हमारी कंट्री क्या होगी? सॉवरेन होगी, टोटली इंडिपेंडेंट कंट्री होगी, ठीक है। क्लियर, हाईएस्ट पावर होगी कंट्री के पास और कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। सोशलिस्ट का क्या मीनिंग है? पढ़ा है ना तुमने, छोटी से छोटी क्लास में पढ़ रखा है ना प्रीएम्बल, तो मच्छर होता है। सोशलिस्ट का क्या मतलब है? नियर टू ना। सोशलिस्ट मतलब जो भी कंट्री के रिसोर्सेज है, जो भी कंट्री का मनी है, वो सबके लिए है, ठीक है। कोई भी अमीर गरीब ऐसा नहीं, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, सबका इक्वल राइट है। हमारी कंट्री है सोशलिस्ट है, किसी को रिचर को कोई फेवर नहीं कर रही है, ठीक है ना, कोई पावरफुल आदमी को फेवर नहीं कर रही है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, ठीक है। जो कंट्री का रिसोर्स है, जो कंट्री का मनी है, वो सबके लिए बराबर है, ठीक है। तभी तो ITR एक्ट आया, ठीक है ना। अब इनकम टैक्स एक्ट में क्या, IT एक्ट में क्या है? अमीरों पे ज्यादा टैक्स, गरीबों पे कम टैक्स, है ना। तो अभी अमीर इंसान चिल्लाता है कि क्यों भाई हम को ज्यादा टैक्स क्यों, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि कंट्री का पैसा सबके लिए बरोबर, ठीक है। तो वो टैक्स जितना ज्यादा तुम कमा कहाँ से रहे हो? यहीं से ही कमा रहे हो ना, लोगों को बेच के इस कंट्री में से ही कमा रहे हो, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि गरीब जितना कमा रहा है उस पर टैक्स नहीं लगता, उसका पैसा बच रहा है। अमीर ज्यादा कमा रहा है, उस पर टैक्स ज्यादा लगता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? उससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके क्या करती है? कंट्री का ही डेवलपमेंट कर रही है ना। इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोल दिए हैं, इतने सारे जो सुविधाएं हैं, जो फ्री ऑफ गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन है, देन सो मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, देन बहुत सारे ऐसे लोअर कास्ट है जिनको एजुकेशन फ्री हो जाती है, स्कॉलरशिप मिल जाती है ना, OBC जिलों को, है ना। अब ये जो गवर्नमेंट जॉब्स और इनमें क्यों है ये OBC रिजर्वेशन और इनमें क्यों है, RAS में, IAS में, गवर्नमेंट जॉब में क्यों? ताकि गवर्नमेंट क्या चाहती है? सब बरोबर आए, सब बरोबर आए। नहीं तो अभी जो मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास ना, मिडिल क्लास का लेवल इतना बढ़ कैसे गया है? पहले इतना थोड़ी ना मिडिल क्लास इतना, पहले तो जमींदार और ये इनके पास ही पैसा होता था, थोड़े से लोग थे जिनके पास पैसा होता था, सारों के पास पैसा। अब तो जिसको भी देखो सबके पास देयर आर गुड अमाउंट ऑफ मनी, है ना। कोई भी ऐसा इतना, अगर तुम्हारे देखा जाए तो मिडिल क्लास अब बहुत ऊपर चढ़
पॉलिसीज आई है, ये इनके कारण नहीं हुआ है ना। जो ये गवर्नमेंट इतना काम कर रही है एजुकेशन पे, स्कॉलरशिप्स पे, जॉब्स पे, इन सब पे, तो ये गवर्नमेंट जो बैकवर्ड क्लासेस को आगे लेके आई है, ये ड्यू टू सोशलिस्ट जो वर्ड है इसमें, उसके कारण ही हुआ है। क्लियर? सेक्युलर इज व्हाट? कोई रिलीजन नहीं है हमारा, किसी की कनेक्शन नहीं है किसी रिलीजन से। हमारी कंट्री इज न्यूट्रल, सारे रिलीजन को सपोर्ट करती है ना। अभी आप तुम पाकिस्तान का नीचे पढ़ोगे ना, लिखा हुआ आता है इट्स इस्लामिक कंट्री। पाकिस्तान का नीचे लिखा हुआ आता है इस्लामिक, मतलब क्लियर बता रही हूँ किसको सपोर्ट करते हैं, इस्लाम को, मुस्लिम रिलीजन को। ठीक है, तो तभी जब सेपरेशन हुआ था, जब पार्टीशन हुआ था, तब वहाँ पे अराउंड 20% हिंदू थे, अब जाके वो 2% बचे हैं। क्यों बचे हैं? क्योंकि वहाँ पे उनके साथ अनजस्टिस होता है। ठीक है, उनको लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके साथ बहुत सारी ट्रेजेडीज होती है, उनको मारा जाता है, उनके रेप्स एंड ऑल दैट होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो प्रॉपरली प्रपोगेट करते हैं दैट वी आर इस्लामिक कंट्री, हम मुस्लिम धर्म को ही प्रमोट करेंगे, हमारी कंट्री वही है, हम अदर धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे। पर इंडिया में ऐसा है क्या? इंडिया के नीचे कहीं लिखा हुआ आता है क्या इंडिया हिंदूइस्ट कंट्री? नहीं लिखा हुआ आता है ना, तभी तो मुस्लिम की पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। अगर आज ये हिंदू कंट्री होती तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ती क्या? सबको इक्वल राइट है, कहीं पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन है क्या? कहीं पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आज इंडिया के 3 नाम है, इंडिया, भारत, इंडिया इन इंग्लिश, भारत इन हिंदी, और एक हिंदुस्तान। अपन कहीं, अब तुम कितनी भी किताबें उठा लो, कहीं पे भी देख लो, कहीं पे भी हिंदुस्तान लिखा हुआ नहीं होगा, या तो भारत लिखा हुआ होगा या इंडिया लिखा हुआ होगा। हम प्रमोट करते हैं क्या अभी यार हिंदुस्तान, हिंदुइस्ट कंट्री? नहीं प्रमोट करते। हिंदुस्तान हिंदुस्तान कौन बोलता है? ये पाकिस्तान वाले बोलते हैं। ये बार बार जो ये तुम देखोगे ना, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, ये वर्ड कौन करता है? ये पाकिस्तानी बार इस वर्ड को प्रोपोगेट करते हैं, ताकि हमको क्या दिखाए, हिंदुइस्ट कंट्री। बट ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ठीक है, देन देयर इज अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक का मीनिंग है लोकतंत्र, और रिपब्लिक का मीनिंग है जनतंत्र, गणतंत्र या जनतंत्र। अब गण और जन का मतलब भी क्या होता है? लोक। तंत्र का मतलब क्या होता है? शासन। लोक का मतलब भी होता है लोक, तंत्र का मतलब क्या होता है? शासन। तो दोनों का मीनिंग तो एक ही हुआ, तो 2 अलग अलग वर्ड क्यों डाले गए हैं? लोगों के द्वारा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, है ना। देखो बहुत माइनर सा डिफरेंस है एक्चुअल में। एक देखो डेमोक्रेसी क्या है? ये पूरा स्क्वायर वाला डेमोक्रेसी है। इसके अंदर एक सर्कल है, वो रिपब्लिक है। मतलब रिपब्लिक किसका पार्ट है? डेमोक्रेसी का। ठीक है, अब जो जापान और इंग्लैंड है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, और जो इंडिया और यूएसए है वो डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है, इसलिए हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बोला जाता है।
बोला जाता है ना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब क्यों बोला जाता है? इंडिया की सॉवरेन पावर कौन सी है? सबसे सुप्रीम पावरेस्ट पर्सन कौन है इंडिया में? सुप्रीम पावर सॉवरेन पावर कौन सी इंडिया में? पर्सन प्रेसिडेंट होता है, मैं मानती हूँ, बट एक्चुअली वो तो एक डमी अपन दिखाते हैं। एक्चुअल पावर्स किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है ना। इंग्लैंड में सुप्रीम पर्सन, हाईएस्ट अथॉरिटी वाला पर्सन कौन है? हाईएस्ट अथॉरिटी वाला पर्सन हर मैजेस्टी, जिसका अभी जो एक भी एक्सपायर हो गई। क्वीन अगर सबसे फर्स्ट पर्सन या हाईएस्ट अथॉरिटी वाला पर्सन इंग्लैंड में कौन है? हर मैजेस्टी। इंडिया में कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है? वी पीपल ऑफ इंडिया, पीपल अपॉइंट करते हैं। मैजेस्टी कौन अपॉइंट करता है? कोई नहीं, बाय ब्लड होता है। अभी ये डेथ हुई है तो कोई अपॉइंट करेगा क्या? लोग अपॉइंट करेंगे क्या? नेक्स्ट जो उसका हायर होगा वो होगा जो उनका बेटा है ना। तो बाय ब्लड होता है। कौन है उनका बेटा, क्या नाम है? चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स है ना। अब वो बनेंगे, ठीक है। तो ये माइनर सा डिफरेंस है डेमोक्रेटिक में और रिपब्लिक में। पर देखो ये फर्स्ट पर्सन की बात है, सॉवरेन पावर की बात है, सुप्रीम पर्सन जो हाईएस्ट अथॉरिटी वाला पर्सन है उसकी बात है। पर क्या इंग्लैंड में गवर्नमेंट ही चलाता है क्या? इंग्लैंड में गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ही चलाती है। दो पार्टीज है इंग्लैंड में, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, दो ही पार्टी है ना। तो गवर्नमेंट तो जैसे चलती है वैसे ही चलती है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। पर वहां का सुप्रीम पावर जो है वो गवर्नमेंट नहीं, वो लोग नहीं इलेक्ट करते, वो बाय ब्लड होती है। पर अपने यहाँ पे जो सुप्रीम पावर है प्राइम मिनिस्टर, वो हम इलेक्ट करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में, समझ गए। जापान में भी ऐसा ही है, कोई किंग है क्या, मेरे को नाम नहीं पता, वहाँ का जो हाईएस्ट अथॉरिटी। यहाँ पे कोई अपने इंडिया में है क्या राजा रानी ऐसे कोई माना है? बट क्या उनको बोला जाता है कि सुप्रीम पर्सन है? उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, थे राजा रानी जो भी थे वो बैठे हैं अभी, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनके साथ बैठे है ना, ठीक है। समझ में आ गया डिफरेंस डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में। ठीक है, तो जो सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी है ना रिपब्लिक में, जिसको गणतंत्र बोलते हैं, ठीक है ना, वो पब्लिक लोग इलेक्ट करती है, ठीक है ना। और जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है मे नॉट बी इलेक्टेड बाय द पीपल, मे नॉट बी इलेक्टेड, ठीक है। मे किसके केस में? इंग्लैंड के केस में। और मे नॉट बी किसके केस में? इंडिया और यूएसए के केस में, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर? दोनों में डिफरेंस डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में, ठीक है। टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, अब हम इंडिया को ऐसा चाहते हैं, ठीक है। वी हैव सोलमली डिक्लेयर टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, इसको याद कैसे करोगे? SSSDR, SSSDR, ठीक है, ठीक है, SSSDR, टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन। हम क्या चाहते हैं, क्या मिले? जस्टिस, लिबर्टी, फर्टर्निटी, ठीक, इक्वालिटी एंड टू प्रमोट अमंग ऑल फर्टर्निटी। जस्टिस सबको पता ही है क्या होता है ना। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, ठीक है। इक्वालिटी मतलब हर चीज का, एंड टू प्रमोट फर्टर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, है ना। तो हम क्या प्रमोट, हम सिटीजन्स को क्या देना चाहते हैं? JLEF, क्या देना चाहते हैं? EF, ठीक है। हम इंडिया को कैसा बनाना चाहते हैं? SSSDR, और हर एक सिटीजन को क्या देना चाहते हैं? JLEF। समझ में आया प्रीएम्बल? ठीक है। अभी इनेक्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1940 इनेक्ट, और इम्प्लीमेंट कब हुआ था? ठीक है, फर्क है दोनों में, इनेक्टमेंट में और इम्प्लीमेंटेशन में। अब इसमें कितने आर्टिकल्स हैं? 395, 22 पार्ट्स में डिवाइडेड और 12 शेड्यूल। इसको अंडरलाइन करो। हमारी बुक्स कब आएगी? इसको डिस्पैच होगी। नया मॉडल
एक बार मैं ये सोशलिस्ट और ये वाला भी लिखवा देती हूँ, वो भी लिख देना सारे। लिखवा दूँ एक बार? हाँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच। लिखते जाओ मेरे साथ साथ, है ना। एक एक लाइन लिखवा रही हूँ, ठीक है? एक एक लाइन इनफ है? हाँ, पीएम समझ जाओगे ना, ठीक है?
डायग्राम भी बना सकते हो, स्क्वायर, अगर तुमको ज़्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। देख लिया, आगे बढ़े, लिख लो, पहले लिख लो। ठीक है, बेसिकली ट्रिपल एस डी आर, है ना। कॉपी अंदर मत रखो, अभी बहुत सारे नोट्स हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब इसको अंडरलाइन, जिसके पास बुक है नहीं तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, आर्टिकल्स में 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स, कम इन फोर्स 26 जनवरी 1950, सबको पता ही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन में से क्या निकलता है, सोर्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, लॉ, राइट, ड्यूटीज। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट है ही, और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिटेल प्रोविजन फॉर द राइट्स ऑफ सिटीजन, अदर पर्सन एंड द नंबर ऑफ एंट्रेंच्ड प्रोविजन फॉर द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय द स्टेट इन द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री, लेबल्ड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। All public authorities, legislative, administrative, judicial, derive their power directly and indirectly from it, and the Constitution derives authority from the people. क्या क्या है Constitution में, राइट्स है, ड्यूटीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो स्टेट को फॉलो करनी है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के जितने भी पावर्स है वो सब कहाँ से डिराइव करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से। लेजिस्लेटिव कौन होता है, लॉ बनाने वाले, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, लॉ एनफोर्स करने वाले, और जुडिशरी न्याय देने वाले, है ना। तो ये सारे जो अपनी पावर्स है ये कौन कहाँ से डिराइव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रॉड फ्रेमवर्क है। ठीक है, दिस इज अ ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, क्या क्या था, प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी SSDR, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, और क्या देता है सारे सिटीजन को, JLEF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी। ठीक है, ठीक है, द पॉलिटी अश्योर्ड टू द पीपल बाय दिस डिस्क्राइब्स द प्रीएम्बल इज सॉवरेन, ये हो चुका है, पूरा मैंने डिटेल में समझा ही दिया है क्या क्या होता है ना। ठीक है, अब इस पे आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। अच्छा, अब इसमें आएंगे केस लॉस, कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में तुम्हारे केस लॉस। ठीक है, नाम याद रखना जरूरी है, ऐसे नहीं कि सारे केस लॉस के नाम याद रखने हैं, और जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनके नाम याद रखने, क्योंकि तुम्हारे पास क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट केस लॉस, ये एक सेंटेंस है या ये एक लॉ है, जो भी XYZ रूल है, केस लॉ से जस्टिफाई करो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जस्टिफाई विद द केस लॉस। ठीक है, तो एज ए तुम CS पढ़ रहे हो तो याद रखना, यू हैव टू लर्न, मेमोराइज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लॉ विद केस लॉ विद द नेम। ठीक है, now structure. Constitution of India is basically federal but with some unitary features. इसका क्या मतलब है, हमारी गवर्नमेंट एक फेडरल गवर्नमेंट है, सुना है ना, कितनी बार सुना है, सुना है कि नहीं सुना है, क्या होता है फेडरल का मतलब, एक फेडरल गवर्नमेंट, कितनी
गवर्नमेंट चलती है इंडिया में? स्टेट सेंट्रल दो गवर्नमेंट, तो फेडरल का मतलब क्या होता है? टू टियर, है ना, मतलब दो गवर्नमेंट्स। यूनिटरी का मतलब होता है एक, फेडरल का मतलब होता है दो गवर्नमेंट, राइट? एक स्टेट गवर्नमेंट चलती है हर एक स्टेट की और एक सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है, राइट? क्यों नहीं हो रहा है? चलो, ये हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। विद सम सर्टेन यूनिटरी फीचर, यूनिटरी फीचर मतलब कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगे, ठीक है? जैसे मिलिट्री, मिलिट्री हर एक स्टेट की अलग है क्या? एक ही मिलिट्री है पूरी कंट्री की, है ना? और करेंसी, क्या हर एक स्टेट अपनी करेंसी बना रही है क्या? एक ही करेंसी है ना? एटॉमिक रिसर्च, ठीक है, ये जो अपने रॉकेट्स और ये सब जाते हैं, और जो न्यूक्लियर बॉम्ब, क्या हर एक स्टेट अपना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो कुछ यूनिटरी फीचर्स के साथ में, ठीक है, ये क्लियर हो गया? स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा है? फेडरल बट विद सर्टेन यूनिटरी फीचर्स, ठीक है? मेजॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वर ऑफ व्यू दैट फेडरल फीचर्स फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? फेडरली है, ठीक है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फेडरली है। However, there is some controversy as to whether the Indian Constitution establishes a federal system or it stipulates a unitary form of government with some basic federal features. Thus, to decide whether a constitution is federal, unitary or quasi-federal, it would be better to have a look of the content of the constitution. अब थोड़ा मतलब कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज आ रहे हैं कि क्या हमारी गवर्नमेंट फेडरल है या क्या हमारी गवर्नमेंट यूनिटरी है या क्या हमारा स्ट्रक्चर जो है वो क्वाजी फेडरल है। क्वाजी फेडरल मतलब कुछ फेडरल और कुछ यूनिटरी, ठीक है? तो अभी हम बता रहे हैं कि कैसे हम बेसिकली डिसाइड करेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है? द एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम आर, पहले तो फेडरल गवर्नमेंट होने के फीचर्स क्या क्या होने चाहिए? अगर हमको फेडरल सिस्टम स्टैब्लिश करना है या उसको बताना है कि हमारी कंट्री फेडरल है, कैसे बताएंगे? डुअल गवर्नमेंट होनी चाहिए, दो गवर्नमेंट है हमारे पास, राइट? सेंट्रल है और स्टेट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ना? स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है। सुप्रीमेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है सबके लिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी लॉ अगर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकती। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई लॉ बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं। चलो, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, कोई भी नेता जाके बोल सकता है कि उसको कुछ, चाहे प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो, है ना, या प्रेसिडेंट ही क्यों नहीं हो, जुडिशरी इज नॉट इफेक्टेड बाय एनी ऑफ दीज सुप्रीम पावर्स। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है ना? रिचेस्ट प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या तुम ऐसे ही अमेंड कर सकते हो क्या? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत ही डिफिकल्ट है, उसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ही रिजिड है, बहुत ही टफ है। तो ये सारे फीचर्स जस्टिफाई हो रहे हैं ना फेडरल सिस्टम के लिए? हो रहे हैं ना? द पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन पोजेस ऑल द अफोरसेड एसेंशियल ऑफ अ फेडरल पॉलिटी एज फॉलो, है ना? ये सारे फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दो गवर्नमेंट है, दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तीन लिस्ट बनी हुई है ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तीन लिस्ट है, ये तो नाम सुने ही होंगे। स्टेट लिस्ट में जो भी चीजें वो उस पे कौन बनाता है? स्टेट। और यूनियन लिस्ट में जो भी चीजें है उसमें कौन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है? सेंट्रल। और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसा है कि दोनों बना सकते हैं विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या उसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे
बोथ यूनियन एंड स्टेट हैव टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के लिए सुप्रीम है। ऐसा तो है नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करना है, स्टेट गवर्नमेंट को करना है, ऐसा तो नहीं है। दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है। दोनों की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट है। दोनों की जजेस को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, ठीक है। Constitution is supreme. If it's to be amended, it is possible only after following the procedure mentioned in Article 368. 368 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का एक प्रोसीजर होता है जो आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारे केस लॉज भी है ना। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो हमको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़े। दोनों के लिए सेम है ना। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल। अगर तुमसे क्वेश्चन आए कि जस्टिफाई करो दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क इज फेडरल, जस्टिफाई कर लोगे? कैसे जस्टिफाई करोगे? ये सारे पॉइंट्स लिख के, है ना, ये सारे पॉइंट्स लिख के, ठीक है। अब जुडिशियल व्यू, the question as to whether the instant Indian constitution has a federal form of government or unitary constitution with some federal features come in various cases before the Supreme Court and High Court, but in most cases the observation have been made in a particular context and have to be understood accordingly. The question rests mostly on the value judgment, is on one's own philosophy, ठीक है, not important। question किस पे मतलब अगर आपके बहुत सारे केसेस आए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क फेडरल है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क हमारा यूनिटरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन मोस्टली किस पे, वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट मतलब हर एक जज की खुद की एक फिलॉसफी उसने यूज करी है, ठीक है, क्लियर। नाउ कम पेक्युलर फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। Indian constitution differ from federal system of the world in certain fundamental aspects which are as follow, ठीक है। फेडरल एक वर्ड है, फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है। पर इंडिया के फेडरलिज्म जो है, इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, जो दूसरे वर्ल्ड के जो फेडरल सिस्टम है उससे कुछ तरीके से डिफर करता है, ठीक है ना। कुछ मैटर्स में वो डिफर करता है। तो कैसे डिफर करता है, पढ़ते हैं। Mode of formation. A federal union as an American system is formed by an agreement between a number of sovereign and independent states surrendering a defined part for their sovereignty and autonomy to a new central organization. But there is an alter mode of federalism as in Canadian system which provinces of a unitary state may be transformed into federal union to make themselves autonomous. India has thoroughly centralized unitary constitution until the Government of India Act 1935, which was for the first time set up a federal system in the manner of Canada by creation of autonomous units and combining them into federation by one and same act, ठीक है। अब कैसे फेडरेशन बनता है, ठीक है। अब अमेरिका में जो फेडरेशन बनता है, ठीक है, वो कैसे बनता है, एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट, जो सॉवरेन पावर है, ठीक है, जो सॉवरेन वहाँ की पावर है, जो भी पीएम हो गया, कोई भी हो गया, जैसे यहाँ की जैसे सॉवरेन पावर हो गई अपनी पीएम, ठीक है। अब वहाँ पे कैसे बनता है, सॉवरेन पावर और इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उस एग्रीमेंट से क्या होता है, वो डिफाइन करते हैं पार्ट ऑफ द सॉवरेनिटी ऑटोनॉमी टू अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब उसमें वो डिफाइन करते हैं कि क्या स्टेट की पावर होगी, क्या सॉवरेन की पावर होगी और क्या ऑटोनॉमी पावर होगी। ऑटोनॉमी मतलब जो स्टेट्स को दी जाएगी वो खुद से, ऑटोनॉमस मतलब जो खुद से वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पर कनाडा में क्या सिस्टम है, where the province of unitary state may be transformed into a federal union to make themselves autonomous, ठीक है। अब क्या होता है, कनाडा में क्या हो सकता है कि कुछ यूनिटरी स्टेट है, यूनिटरी मतलब सेंट्रलाइज, ठीक है, और कुछ फेडरल यूनियन है। अब कनाडा में वो यूनिटरी स्टेट जो है वो अपने आप को एक फेडरल में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब सब इंडिया में ऐसा होता है ना, जब इमरजेंसी लगती है तो क्या होता है, सारी पावर कहाँ चली जाती है, स्टेट की कोई पावर। इंडिया में भी यही फीचर है। वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो फेडरल, बट जब इमरजेंसी लगती है तो क्या होता है, सारी पावर्स कहाँ चली जाती है, सेंट्रल। तो फिर जो स्टेट की पावर्स है वो क्या हो जाती है, नलिफाई हो जाती है ना। तो वही चीज है, सारी पावर
कॉन्स्टिट्यूशन होती है। In federal system, a number of safeguards are provided for the protection of state right as they are independent before the formation of federation. In India, states were not previously sovereign entity. The right were exercised mainly by the union. ठीक है, इंडिया में क्या है, बात देखो, दूसरी कंट्रीज में क्या है, स्टेट्स के राइट को प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है, बट इंडिया में इंडिया में ऐसा नहीं है कोई सब। इंडिया में जो मेनली जो रेजिडरी राइट्स है, ठीक है, जो मोस्टली तो यूनियंस को दे रखी है, जैसे एटॉमिक पावर, करेंसी, ये मेन चीजें तो यूनियन को दे रखी है। जो मेन, बाकी जो रेजिड्यू पावर है, ठीक है, जो एक स्टेट चलाने के लिए, तो वो किसको दे दी गई है, स्टेट को। बाकी मेन जो कंट्रोल है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है ना, ठीक है। सिटीजनशिप, द framers of American Constitution made a logical division of everything essential to sovereignty and created dual polity with dual citizenship and double set of official and double system of court. However, single citizen in India, no division of public service and judiciary. अमेरिका में क्या है, dual citizenship भी मिलती है, जो अपने क्या बोलते हैं, कोर्ट सिस्टम भी dual है। इंडिया में कोर्ट सिस्टम dual है क्या, एक ही सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट एक ही है ना, ठीक है ना। क्या सिटीजनशिप अलग अलग मिलती है क्या, स्टेट की अलग, कंट्री की अलग, एक ही सिटीजनशिप है ना। पब्लिक सर्विस और जुडिशरी का कोई भी डिवीजन नहीं है, ठीक है। आईएएस बनेगा तो पूरे इंडिया का बनता है ना, ठीक है। रेजिडरी पावर इज वेस्टेड इन द यूनियन, ठीक है। मोस्टली स्टेट ने बना, यूनियन लिस्ट में जो मोस्टली जो पावर्स है, सॉरी, अपनी कॉन्करेंट लिस्ट में मोस्टली जो पावर किसको दी, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, तो मोस्टली पावर किसको दी रखी है, यूनियन को, ठीक है, ठीक है। In other words, constitution was neither purely federal nor purely unitary. It's a combination of both and based upon the principle, in spite of federalism, the national interest ought to be paramount as against the autocracy step with the establishment of supremacy of law. देखो, जो भी तुमने फीचर्स पढ़े, इससे क्या पता लग रहा है, कि जो सारे फीचर्स पढ़े ना, इसमें से क्या पता लग रहा है, मोस्टली पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो ये भी लाइन पढ़ो, भले हमारे फेडरलिज्म बोला जाए, हमारे देश को या स्ट्रक्चर को फेडरल बोला जाए, पर हमारे लिए जो नेशनल इंटरेस्ट है, जनहित है, वो सबसे पैरामाउंट है, वो सबसे सुप्रीम है, ठीक है। तो ये हम नहीं चाहते ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाही ना, हम नहीं चाहते कि किसी भी गवर्नमेंट, पर्टिकुलर गवर्नमेंट की तानाशाही स्टैब्लिश हो जाए पूरे देश पे, है ना। इसीलिए भले हमारा सिस्टम फेडरल है, पर हम अपने लॉ को सुप्रीम रखते हैं, हम जनहित को सबसे सुप्रीम रखते हैं। इसीलिए यूनिटरी पावर से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मोस्ट चीज है, आज एटॉमिक पावर क्यों गवर्नमेंट ने अपने हाथों में रखी, ऐसे तो हर एक स्टेट अपनी एटॉमिक पावर बना लेना, उनको दे दी तो एक स्टेट को दूसरे, तो क्या होगा, एक तानाशाही डेवलप हो जाएगी। एक वो स्टेट का लीडर क्या करेगा, ट्राई टू कंट्रोल ऑल द स्टेट, तानाशाही डेवलप हो जाएगी ना। तो इसीलिए क्या पता लगता है, भले हमारा कंट्री को फेडरलिज्म बोला जाता है, बट एक ऐसा स्टेप या ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है कि तानाशाही डेवलप नहीं हो, नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम रखा गया है। क्लियर। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। फंडामेंटल राइट डाउन, फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल्स में, 12 से 35, 12 से 35 लिखो, लिखो लिखो, कॉपी में लिखो।
ये जो मैं साइड में लिख रही हूँ ना, ये आर्टिकल नंबर लिख रही हूँ, ठीक है, या लिख ही देते हैं इसके आगे। ये अगेंस्ट है ना, स्पेलिंग गलत हो गई। अच्छा, इसका एक तुम्हारा फंडामेंटल राइट हट गया है, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया ना। नहीं नहीं, इंफॉर्मेशन कोई राइट नहीं है। हमारा एक है, एक राइट टू फ्रीडम, राइट, ये सॉरी, अब देखो 30 के बाद सीधा 32 आ रहा है। 31 का कौन सा था? प्रॉपर्टी वाला, वो हट गया है। या ऐसे याद रहेगा। राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल में है? 14 से 18। राइट टू फ्रीडम 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कितने में है? 23 एंड 22। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 एंड 30। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32। 31 हट गया है। 44th अमेंडमेंट में 30 राइट टू प्रॉपर्टी हट गया। अच्छा, ये किसके अंडर है राइट? कौन से पार्ट के अंडर है? पार्ट 3, याद रखना। कौन से पार्ट के अंदर है? पार्ट 3। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये तो स्टार्ट हो रहा है आर्टिकल 14 से, तो 12-13 क्या है? 12 है स्टेट, 13 है जो सारी डॉक्ट्रिन आती है, ठीक है। अब वो डॉक्ट्रिन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 13 क्या एक तरीके का कवच है फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स का क्या है? कवच है। तो ऑब्वियसली राइट से पहले कवच बताएंगे ना, प्रोटेक्शन बताएंगे, कैसे प्रोटेक्ट करोगे फंडामेंटल राइट को। अच्छा, अगर तुमको ये राइट एग्जीक्यूट करना है, आर्टिकल 12 और 13 ऑन, मतलब तुम
क्या आर्टिकल 13 के। एक बात बताओ, आर्टिकल 12 में डेफिनेशन है स्टेट की। स्टेट क्या मतलब? राजस्थान, महाराष्ट्र, क्या है स्टेट? गवर्नमेंट, है ना। फंडामेंटल राइट देख लिए कौन कौन से फंडामेंटल राइट है ना। अभी मेरी कोई फर्म, मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब मेरी कोई पर्टिकुलर कास्ट है, ठीक है, मैं बोल दूं मैं तो उसी कास्ट के लोगों को लूंगी जॉब पे, मैं किसी और कास्ट के लोगों को नहीं लूंगी, क्योंकि मेरी लैंग्वेज में मेरी अंडरस्टैंडिंग और मुझे लॉयल और फेथ उन्हीं के ऊपर है, मेरे को और किसी के ऊपर फेथ नहीं है। कोई मेरे पास जॉब के लिए आया, मैंने उसको ये एक्सप्लेनेशन दी, वो बहुत क्वालिफाइड बंदा था, सब कुछ बढ़िया था, बट मैंने मना कर दिया, मतलब नहीं मैं अपने जॉब अपनी कास्ट वाले लोगों को लेती हूँ। वो मेरे ऊपर केस कर सकता है क्या राइट टू इक्वालिटी का? रिट फाइल कर सकता है क्या मेरे अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में? अगर कोई, एक तो पहले मैं बता देती हूँ, अगर राइट तुम्हारे को एक्सप्लॉइट करता है ना, तो तुम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट रिट फाइल कर सकते हो। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करो। तो तुम सपोज मेरे पास आए, मैंने बोला मैं तो तुमको नहीं लूंगी, मैं तो अपनी कास्ट वाले को लेती हूँ, तुम मेरे अगेंस्ट रिट फाइल कर सकते हो क्या राइट टू इक्वालिटी के अंदर, कि मेरा राइट टू इक्वालिटी ब्रीच हुआ है? कर सकते हो? यस यस यस, तीनों यस। नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी प्राइवेट थी। तभी स्टेट का डेफिनेशन दे रखा है। फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट इन्फोर्स कर सकते हो? स्टेट के अगेंस्ट। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट लोगों के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट तुम एनफोर्स नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने, है ना। मोस्टली गवर्नमेंट, तो ये किसके अगेंस्ट ही होगा? स्टेट के अगेंस्ट, ठीक है। तो इसीलिए हमको स्टेट की डेफिनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। स्टेट खाली गवर्नमेंट थोड़ी ना होता है, बहुत कुछ इंक्लूडेड होता है स्टेट में, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी ने अभी फंडामेंटल राइट हमारा ब्रीच कर दिया, कल को तो तुम प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट केस कर दोगे, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम तो चले जाओगे कोर्ट में रिट लेके फाइल करने, अरे इसने मेरे को अपॉइंट नहीं करा, मेरा फंडामेंटल राइट ब्रीच कर दिया, चले जाओगे ना तुम तो, तुम्हें पता ही नहीं था कि फंडामेंटल राइट तो किसके अगेंस्ट होता है? स्टेट के अगेंस्ट। अब स्टेट में भी बहुत लोग आते हैं, कल को तुम सोचो तो सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने तुमको तुम्हारे साथ ऐसे किया, तुम उसके अगेंस्ट फाइल ही नहीं करोगे। और कुछ केसेस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होती है, ठीक है। इसलिए अब अपन स्टेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये अमेरिका इंग्लैंड का एक फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। अपन आगे डिटेल देखो, डिटेल में से पर मैं तुमको पढ़ाऊंगी, एक बार ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ ऐसे ही जनरली इनके जो, क्योंकि दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज, अपन से बहुत आगे है इंग्लैंड अमेरिका, तो वैसे ही उनका जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो अपन से बहुत आगे है, ठीक है। अभी अब अपने यहाँ पे तो अभी विमेन एम्पावरमेंट ये का कॉन्सेप्ट चालू हुआ है, उधर तो विमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड है, ठीक है। पढ़ेंगे अपन, बाद में पढ़ेंगे ये, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्लियर हो गए, ठीक है। 12 में दे रखी है स्टेट की डेफिनेशन, ठीक है, और 13 में क्या दे रखा है? प्रोटेक्शन दे रखा है, ठीक है। आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो हट गया है, कौन से अमेंडमेंट से? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1978 में आया था। मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टी है, सड़क के ऊपर है, गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, पहले ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट ले सकती है, बट आफ्टर दिस गवर्नमेंट बोल सकती है हमको तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए, हमको कोई प्रोडक्ट, आफ्टर गिविंग सम कंपनसेशन और समथिंग, है ना। तो इस अमेंडमेंट से ये चीज हुई है, ठीक है। ठीक है, एक बार ये भी देख लो, ये डिटेल में पढ़ते हैं, इससे पहले थोड़ा ये देख लो। आर्टिकल 15, 16, 19, 30 आर गारंटीड ओनली टू सिटीजन। ये जो आर्टिकल है सिर्फ जो सिटीजन है उनको ही मिलेंगे। आर्टिकल 14, 20, 21, 22, 23, 25, 27 और 28 ये किसको अवेलेबल है? जो भी इंडिया की सॉइल पे है उस टाइम पे, चाहे वो सिटीजन हो या चाहे वो फॉरेनर हो, ठीक है। और
ये जो राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 15, 17, 18 एब्सोल्यूट लिमिटेशन अपॉन द लेजिस्लेटिव पावर, मतलब एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर का क्या मतलब? जो लेजिस्लेटिव पावर होती है, बेसिकली लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है? पार्लियामेंट का, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है ना, वो लेजिस्लेटिव पावर को क्या करती है? रिस्ट्रिक्ट करती है। क्या करती है? रिस्ट्रिक्ट करती है। मतलब कोई भी लॉ इनके अगेंस्ट में नहीं बन सकता है, कोई भी लॉ इनके अगेंस्ट में नहीं बन सकता है। समझ में आया? ठीक है, अभी आगे डिटेल में आएगा, अभी एक बार समझ में आया। अब अपन डेफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़ते हैं। स्टेट में क्या क्या आता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट और उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल्स और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अदर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अभी लिखो, डिटेल में नहीं है, डिटेल में है क्या? इधर है, ठीक है। लोकल्स एंड अदर अथॉरिटीज, लोकल्स में कौन कौन से आते हैं? अच्छा, अब एक बार देखो, ये इंडिया 3 फ्रेमवर्क में बना हुआ है ना, 3 अथॉरिटीज है ना इंडिया में। कौन कौन सी है? लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव आ गया ना, पार्लियामेंट ना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है ना, वो भी आ गया, ठीक है। तो क्या नहीं आया इन दोनों में? क्या नहीं आया? मतलब जुडिशरी नहीं है स्टेट की डेफिनेशन में, मतलब जजेस के अगेंस्ट तुम केस नहीं कर सकते हो। फंडामेंटल, ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं स्टेट की डेफिनेशन? फंडामेंटल राइट्स अगर ब्रीच होंगे तो हम उनके अगेंस्ट में केस करेंगे। कोई प्राइवेट पार्टी नहीं, स्टेट होनी चाहिए। अब स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन है? ये अब जुडिशरी नहीं है इसकी डेफिनेशन में, तो क्या जुडिशरी के अगेंस्ट तुम केस नहीं कर सकते हो? अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स ब्रीच करती है तो तुम्हारे अगेंस्ट डिसीजन सुना दिया तो नहीं कर सकते। जुडिशरी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। तो एक एक्सेप्शनल केस है, जुडिशरी अगेंस्ट तब केस कर सकते हो जब वो एज अ जज नहीं, जज का रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, जब वो एज अ लेजिस्लेटिव का रोल प्ले कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव का रोल कब प्ले करते हैं? जुडिशियल प्रेसिडेंट देते हैं, रूल बनाते हैं, तब लेजिस्लेटिव का रोल प्ले करते हैं ना। रूल बनाते हैं मतलब वो लेजिस्लेटिव का रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। तो तब तुम उनके अगेंस्ट केस कर सकते हो। अगर तुमको कोई रूल नहीं समझ, रूल मतलब जो फंडामेंटल राइट को तुम्हारे ब्रीच कर रहा हो, तब तुम उस जुडिशरी के अगेंस्ट केस कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है। अब देखो लोकल अथॉरिटी में क्या क्या है। लोकल अथॉरिटी में आती है म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स। म्युनिसिपैलिटी के वो होते हैं ना, इलेक्शंस होते हैं, पंचायत के इलेक्शन होते हैं, है ना। तो पहले म्युनिसिपैलिटी में इलेक्ट होते हैं, फिर पैसा मिलता है, फिर रिश्वत खाते हैं, पैसा आता है, फिर बड़े इलेक्शन, फिर और बड़े इलेक्शन, है ना। तो स्टार्टिंग तो यही से ही होती है। आज तुम्हारा सीवेज हो गया, ये रोड हो गई, ये कौन बनाता है? ये जो तुम्हारी गली की सफाई हो गई, ये जो ड्रेनेज सिस्टम हो गया, पानी का जो तुम्हारा कनेक्शन हो गया, घर में पानी आता है, मीठा पानी आता है, ये आता कहाँ से है? कौन अरेंजमेंट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है क्या? कौन कर रहा है? म्युनिसिपैलिटी कर रही है ना, ठीक है। तो अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट ब्रीच होते हैं तो तुम इनके अगेंस्ट में केस कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट्स पता ही है ना, विशाखापट्टनम, ये सब, ठीक है ना, पोर्ट्स, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स, माइनिंग जहाँ में माइनिंग्स होती है बेसिकली, उनके एक पर्टिकुलरली बोर्ड्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आता है? लोकल अथॉरिटीज में। अच्छा, अदर अथॉरिटीज में कौन सा आता है? इसकी डेफिनेशन देखो, अदर अथॉरिटी क्या होती है? will include all authorities created by the constitution
or statute on whom powers are conferred by the law, and it's not necessary that authority should engage in the government function. अदर अथॉरिटी में कौन सी आती है? जिसको पावर मिले कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन से, या कोई स्टैचू भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही बनते हैं, है ना? लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं बना सकती ना कुछ भी, पार्लियामेंट कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बना नहीं सकता। जिसको पावर मिली है उस कॉन्स्टिट्यूशन से, स्टैचू से, ठीक है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट अथॉरिटी शुड एंगेज इन परफॉर्मिंग, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट ड्यूटी परफॉर्म कर रही है। एग्जाम्पल दे सकते हो? ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कोई स्टैब्लिशमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन से बना है, जो किसी पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ उससे बना है, बट जरूरी नहीं है गवर्नमेंट फंक्शन, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए भी काम कर सकता है। वेलफेयर ऑफ लोगों के लिए भी काम कर सकता है। कुछ पब्लिक ड्यूटी दे रहा हो, कुछ पब्लिक ड्यूटी कर रहा हो, तुम्हारा उसका क्या नाम है इंस्टीट्यूट का? ICSI। ICSI के नीचे क्या लिखा हुआ है? इलेक्टेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। तो तुम ICSI के अगेंस्ट केस कर सकते हो अगर तुम्हारा कोई भी फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रही है। ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICAI कॉस्ट अकाउंटेंट, सारी किससे स्टैब्लिश हुई है? पार्लियामेंट से, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, ठीक है। और एक पब्लिक ड्यूटी रेंडर कर रही है, गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं कर रही, पब्लिक ड्यूटी तो रेंडर कर ही रही है, ठीक है, ठीक है। और कौन सी अथॉरिटीज आ सकती है? तो चलो मैं अपनी तरफ से एग्जांपल दिया। और कौन सी अथॉरिटी आ सकती है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, है ना, पब्लिक ड्यूटी कर रही है ना, एक तरीके से एक लॉ के थ्रू स्टैब्लिश हुई है। इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज आ सकती है, ठीक है। और प्रेसिडेंट, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज, देन द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी अदर अथॉरिटी में आएगा, ठीक है। और जो भी यूनिवर्सिटीज है, ICAI, ये सब किस में आ जाएगा? यूनिवर्सिटी में ही आ जाएगा ना। ये जो तुम्हारी कॉलेज की यूनिवर्सिटीज है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी और ये सब, है ना। और यूनिवर्सिटी दिख रही है क्या यहाँ पे? अब एक ये भी आती है, द वर्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिंग्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ नॉट ओनली एवरी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बट आल्सो दोज फंक्शनिंग आउटसाइड द इंडिया। ये कौन सी होती है? मतलब जो अंडर द कंट्रोल तो है, एम्बेसीज, एम्बेसीज होती है ना, है ना, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, पता ही है हमको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा ही, है ना। तो ये सब किस में आ रही है? अदर अथॉरिटी में, ठीक है, क्लियर। अब एक है इसमें कॉर्पोरेशन एक्टिंग एज इंस्ट्रूमेंटली और एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट विदाउट बिकम स्टेट बिकॉज ऑब्वियसली दे आर सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशन, ठीक है। अब कुछ ऐसे कॉर्पोरेशन है जो इंस्ट्रूमेंटली और एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट बिकम बिकॉज ऑब्वियसली दे आर सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशन। अब इनके ऊपर कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। अब ये वाले कौन से हैं, इसके अंदर कौन कौन से इंक्लूडेड होंगे,
भी सकते हैं, कभी कभी नहीं एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके लिए कुछ टेस्ट है, अगर ये टेस्ट क्लियर हो जाते हैं तो इनको स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगर ये टेस्ट नहीं क्लियर होते हैं तो इनको स्टेट की डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड किया। देखो अब ये टेस्ट है इनका, ये केस लॉ याद रखना। ठीक है, अब ये इस केस लॉ से ये निकल के आए हैं स्टेप्स। अगर ये स्टेप्स हो जाएंगे तो ये जो है क्लासीफाई हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो ये क्लासीफाई नहीं होंगे। कौन कौन से? द एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। एंटायर शेयर कैपिटल समझते हो ना, है ना, 100% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखी है, तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, उसका पूरा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, एक्सपेंडिचर कौन भर रहा है? गवर्नमेंट। उस कॉर्पोरेशन का पूरा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर कौन भर रहा है? गवर्नमेंट। ठीक है, कुछ ऐसे जो मोनोपोली एंजॉय करते हैं, ठीक है, मोनोपोली एंजॉय करते हैं और उनको प्रोटेक्शन मिल रखा है स्टेट का। ठीक है, वो एक तो जैसे पेट्रोलियम कंपनीज है, मोनोपोली एंजॉय करती है ना, ठीक है, और उनको प्रोटेक्शन भी मिल रखा है। ठीक है, जैसे डिफेंस है, डिफेंस जो है एक प्योर तरीके से क्या, पेट्रोलियम तो फिर भी मोनोपोली नहीं है, बहुत सारी मोनोपोली से कंपटीशन है। डिफेंस हो गया, डिफेंस मोनोपोली, डिफेंस की कंपनीज है ना, शेयर्स में अगर कभी देखा होगा डिफेंस की भी कंपनीज है जो अपने एयरक्राफ्ट बनाती है, शिप्स बनाती है, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है। ठीक है, अभी न्यूज़ भी आई थी डिफेंस कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे क्योंकि अभी अपनी गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ला रही है, अपनी कंट्री को मोर एंड मोर न्यूक्लियर पावर बनाना चाह रही है, मोर एंड मोर वेपन्स डेवलप कर रही है, एयरक्राफ्ट डेवलप कर रही है, डिफेंस कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो डिफेंस सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो मोनोपोली स्टेटस और प्रोटेक्शन, फुल स्टेटस मिलता है उसको, फुल प्रोटेक्शन मिलता है, प्रोटेक्टेड बाय दी स्टेट। स्टेट मतलब सुप्रीम पावर। स्टेट, ये अपने स्टेट्स को मिली है क्या पावर डिफेंस की कुछ करने की? नहीं मिली है ना। ऐसे तो हर एक स्टेट अपना आज मुकेश अंबानी है, इसके पास इतना पैसा है, बना सकता है ना, डिफेंस वेपन बना सकता है ना, पर उसको अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मोनोपोली कर रखा, फुल प्रोटेक्शन दे रखा है उन कंपनीज को जो भी डिफेंस बनाती है। ठीक है ना, अब किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में डीप कंट्रोल है, डीप कंट्रोल ऑफ स्टेट है, परमिसिव कंट्रोल ऑफ स्टेट है ना, जैसे एग्जांपल पेट्रोलियम कंपनीज, पेट्रोलियम कंपनीज एग्जांपल लिख लो ना, तुम लोग भूल जाओगे फिर, ऐसे क्या आइडिया रहेगा। ऐसे कॉर्पोरेशन जिनका जो फंक्शन है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है ना, एंड रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शन। ऐसा कौन से कॉर्पोरेशन है जिनका जो है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और रिलेटेड टू गवर्नमेंट है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना, है ना, पब्लिक इंपॉर्टेंस का है ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन जो भी सारे हैं, इसलिए सारे इलेक्ट्रिसिटी का मोस्टली कंट्रोल किसके अंडर है? गवर्नमेंट के अंडर है ना। ठीक है, डिपार्टमेंट इज, इफ अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू अ कॉर्पोरेशन, ठीक है, अगर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, सारे एक साथ नहीं होने चाहिए, इनमें से अगर एक भी फैक्टर किसी तो वो किस पे काउंट होगा? स्टेट में। कॉर्पोरेट बीइंग एन इंस्ट्रूमेंटली एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट। समझ में आया? दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, आ सकता है क्वेश्चन। कौन सी कॉर्पोरेशन इंस्ट्रूमेंटली और एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट मानी जाएगी, कौन से फैक्टर्स जस्टिफाई होने चाहिए, कौन से फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे तो वो कॉर्पोरेशन इंस्ट्रूमेंटली, और कौन सा केस लॉ। ठीक है, समझ में आया? सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव, लोकल
बॉडीज, जैसे म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत, माइनिंग बोर्ड, बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। अदर अथॉरिटी में कौन कौन सी आती है? यूनिवर्सिटीज, प्रेसिडेंट, एक ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। ये सब किस में आती है? अदर अथॉरिटी में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या आता है? आर्टिकल 12 में क्या है? स्टेट की डेफिनेशन, ठीक है। और ये पॉइंट ध्यान रहेंगे ना, ठीक है। तो इसीलिए अब जरूरी नहीं है कि हर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टेट की डेफिनेशन में आए। जरूरी नहीं है हर एक पब्लिक सेक्टर, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट को जस्टिफाई करता है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में काउंट होगा। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज या बीसीसीआई आता है क्या स्टेट की डेफिनेशन में? बीसीसीआई क्रिकेट वाला आता है क्या? कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है क्या? कोई पब्लिक ड्यूटी कर रहा है क्या? कर रहा है क्या? अदर अथॉरिटी में क्या थी फर्स्ट लाइन? या तो कोई पब्लिक ड्यूटी हो, कोई गवर्नमेंट जॉब हो, गवर्नमेंट ड्यूटी, कोई गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहा है, कोई पब्लिक ड्यूटी कर रहा है क्या? कि मतलब नहीं करेगा तो मतलब लोगों को बहुत इम्पैक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं करेगा तो लोगों को तो फर्क पड़ेगा ना, लोग मर जाएंगे, लाइट नहीं आएगी तो फर्क पड़ेगा। क्रिकेट नहीं होगा तो क्या लोग मर जाएंगे क्या? मर जाओगे क्रिकेट नहीं होगा। अब ऐसे तो बोलो हाँ हो जाएगा, हम तो क्रिकेट के बिना जी नहीं सकते, बट ऐसा है क्या? लॉजिकली तो नहीं है। तो ये दोनों गवर्नमेंट स्टेट में काउंट नहीं हो। स्टॉक एक्सचेंज भी स्टेट में काउंट, कोई गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहा है, कोई पब्लिक ड्यूटी कर रहा है क्या? शेयर खरीदना बेचना करना पब्लिक ड्यूटी है क्या? नहीं है। तो ये दोनों स्टेट में काउंट। कौन से केस के अंदर डिफाइंड है? बीसीसीआई, हाँ सेबी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, हाँ सेबी होगा। अब देखो ये किसमें हुआ है? जी टेलीफिल्म्स एंड यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बीसीसीआई के लिए है ना, ठीक है। अब आर्टिकल 13 आता है अपन, हो गया ना आर्टिकल 12 क्लियर?